Hello students, welcome to the ACC, the Legal Coaching Center, Pioneer Coaching Center for the entrance test for MBA, B.Ed, BLLB, BCom, BAFL, etc. Now I welcome all of you in the live classes of English, and today's topic is active and passive voice. You know, this topic is very important, and in every competitive exam, approximately 2 to 3 questions are asked from this topic, that is active and passive voice. So before starting active and passive voice, the most important thing which I would like to share with you is you must have a sound knowledge of tense, because there is direct application of tense in this topic, that is active and passive voice. Okay, we are going to study the fundamentals of active and passive voice, the basic concepts. Okay, we will study here all the concepts, all the basic things, all the minute things which play a very active role in solving the questions of active and passive voice. Okay, so let's begin. सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, और सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहली बात तो ये है कि बेसिक डिफरेंस क्या है, व्हाई वी नीड टू स्टडी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेपरेटली, व्हाट एक्चुअली इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डिफरेंसेस इन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ऐसा क्यों। टेंस में हमने बहुत क्लियरली और बहुत एलाबोरेटली हमने पढ़ा, यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये डिक्लेरेटिव का पैटर्न है। टेंस के सारे स्ट्रक्चर में हमने यही पढ़ा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दो टेंस ऐसे थे जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, एंड दैट टू ओनली इन डिक्लेरेटिव। पहला है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा है पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, ये नहीं होता है। जैसे आई टीच इंग्लिश, ये प्रेजेंट सिंपल है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई टॉट इंग्लिश, ये पास्ट सिंपल है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हमारे पास पूरे 12 टेंसेस हैं, लेकिन 12 टेंसेस में से 2 टेंस ऐसे हैं जिनके डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, बट इन रिमेनिंग 10 टेंसेस वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये बात हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, अच्छा, इसका अब मैं पैसिव वॉइस लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब ये तो हो गया डिक्लेरेटिव, यहाँ पे मैंने डिक्लेरेटिव लिख दिया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो आपको किसी किताब में या कोई टीचर्स आपको नहीं बताते, वो ये है कि अगर एक्टिव वॉइस डिक्लेरेटिव है तो पैसिव भी डिक्लेरेटिव होगा। ठीक है, टेंस पढ़ने के दौरान मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे डिक्लेरेटिव को इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। यू हैव टू जस्ट रीशफल द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एम आई टीचिंग इंग्लिश, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सो वी हैव टू जस्ट रीशफल द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, देन दैट बिकम्स इंटरोगेटिव। अच्छा, इसको और ब्रॉडली अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें ये है कि इफ हेल्पिंग वर्ब कम्स इमीडिएटली आफ्टर सब्जेक्ट, दिस इज डिक्लेरेटिव। इफ हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, दिस इज इंटरोगेटिव। ये पॉइंट आपको याद रखना। इसको अब इंटरोगेटिव में चेंज कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इंटरोगेटिव। ठीक है, क्या हुआ, सिर्फ पोजीशन बदल गई, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, किसके पहले, सब्जेक्ट के पहले, तो अब ये क्या हो गया, अब ये इंटरोगेटिव। सिमिलरली यहां भी हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक तरह का सेंटेंस और है, जब इसी में WH वर्ड ऐड हो जाता है, यहाँ WH वर्ड ऐड हो गया। देखो, इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड स्टार्टिंग विद WH वर्ड। ठीक है ना, आर यू रीडिंग अ बुक, ये हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव है, व्हाई आर यू रीडिंग अ बुक, ये WH इंटरोगेटिव। मजे की बात ये है कि दोनों में हेल्पिंग वर्ब आएगा, और भी मजे की बात यह है कि दोनों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, यहाँ WH, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर सेंटेंस ये है, दैट मींस अगर एक्टिव वॉइस ये है, तो इसका पैसिव वॉइस भी क्या होगा, यहाँ पे WH ऐड होगा, यहाँ पे WH ऐड होगा। तो अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। 3-4 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और इसको अप्लाई करना है व्हाइल सॉल्विंग
द क्वेश्चंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पहला ये है कि इफ एक्टिव वॉइस इज इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पैसिव शुड आल्सो बी इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा, इफ एक्टिव वॉइस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, पैसिव शुड आल्सो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू यूज द सेम हेल्पिंग वर्ब इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंडेंट है? सब्जेक्ट पे। यहां पे हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंडेंट है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ये है, अभी मैं इसका पूरा पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे। ब्रॉडर पॉइंट ये है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक्टिव वॉइस डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो पैसिव भी डिक्लेरेटिव होगा। अगर एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव है, हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव की, तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, इफ एक्टिव वॉइस इज WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव मींस कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस भी WH वर्ड से ही शुरू होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, हु के बदले में हम बाय हुम का यूज करते हैं। बाकी व्हाट अनचेंज्ड, व्हाई अनचेंज्ड, व्हेन अनचेंज्ड, वेयर अनचेंज्ड। ठीक है ना, सिर्फ हु है जिसको हम चेंज करते हैं बाय हुम। ठीक है ना, ये सेंटेंस लेवल की बात हो गई। ठीक है ना, अगर हम पॉइंट की बात करें, तो पॉइंट नंबर 1 जो इधर हमें लिखना है, जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 ये है, जो आपको दिख रहा है, आप बहुत इजीली समझ में आपको आ जाएगा। वो ये है, हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट कम्स एट लास्ट। ठीक है ना, जो यहाँ पे दिख रहा है वो मैं बता रहा हूं। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कम्स एट लास्ट। यहां भी देखिए आप, सब्जेक्ट पहले है, ऑब्जेक्ट बाद। ठीक है, यही पॉइंट यहां आ जाएगा पैसिव वॉइस में। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट एंड सब्जेक्ट कम्स एट लास्ट। यहां ऑब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट लास्ट। यहां भी इस सेंटेंस में देखें, यहां ऑब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट लास्ट। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज गिवन मोर प्रेफरेंस, बट इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट इज गिवन मोर प्रेफरेंस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में हम प्रेफरेंस या प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? सब्जेक्ट को देते हैं। बट पैसिव वॉइस में प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंस हम किसको देते हैं? ऑब्जेक्ट को देते हैं। ये बात हमें याद रखना है। अब स्ट्रक्चरल लेवल पे दूसरा जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है आपको, द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। जैसे अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, तो मैं कहूंगा कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे एम का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट, आई के साथ यहाँ एम का यूज होगा अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर यही सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में होता तो आई के साथ वॉज का यूज होता, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, अगर आप प्लूरल कर दें, सब्जेक्ट को प्लूरल कर दें, दे कर दें, या नाउन में प्लूरल कर दें किसी को, जैसे दे वर टीचिंग इंग्लिश, तो दे के साथ वर आएगा, क्योंकि दे क्या है? दे प्लूरल। वी वर टीचिंग इंग्लिश, ठीक है ना, अब यहाँ वी के साथ वर आएगा। ठीक है ना, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है ना, तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, सिर्फ इंडिकेट कर दूंगा, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। ओके, यहां पे अगर सब्जेक्ट वेरी होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी वेरी होगा। ठीक है ना, नाउ पॉइंट नंबर 2, इन पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, यहां पे फैक्टर हेल्पिंग वर्ब के यूज करने का फैक्टर क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज करने का फैक्टर क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है। हम ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज हुआ हो वही पैसिव वॉइस में यूज हुआ हो। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट नेसेसरी। व्हाई इज इट सो? बिकॉज इन एक्टिव वॉइस यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, बट इन पैसिव वॉइस यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट। यही फैक्टर है, यही डिफरेंस है दोनों के कॉन्सेप्ट में या दोनों के स्ट्रक्चर। नाउ थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट ये है, बारी आती है वर्ब की। आपने टेंस पढ़ा, मैंने बहुत डिटेल में 8 या 9 लेक्चर में टेंस को कंप्लीट किया है ना। यहाँ पे जो वर्ब हम यूज करते हैं, और टेंस पढ़ाने के दौरान मैंने आपको ये भी बताया था कि यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स ऑन टाइमिंग एंड यूज ऑफ वर्ब डिपेंड्स ऑन नेचर। ठीक है, पूरे 5
टाइप के हमने यहाँ पे वर्ब का डिस्कशन किया था, V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में। V2 कहाँ यूज होता है? पास्ट सिंपल में। V3 कहाँ यूज होता है? ऑल परफेक्ट टेंसेस में। V4 कहाँ यूज होता है? ऑल कंटिन्यूअस एंड ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। V5 कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो पूरे 12 टेंसेस में हम 5 वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। जब हम यहाँ एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं तो यहाँ पे टेंस का एप्लीकेशन है, ठीक है ना। यहाँ जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा वो टेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, V3 हो सकता है, V4 हो सकता है, V5 हो सकता है। तो देयर कैन बी एनी ऑफ दीज 5 वर्ब फॉर्म्स, आइदर V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, लेकिन एक बात जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देके याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे पैसिव वॉइस में मोस्टली हम V3 का यूज करते हैं, मोस्टली हम V3 का यूज करते हैं, एज लॉन्ग एज द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन टेंसेस। अब मैं स्पेशल केसेस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पूरे 8 टेंस बेस्ड एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है और उसके अलावा 10 स्पेशल केसेस हैं जहां पे ये रूल अप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब तक हम टेंस बेस्ड एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते रहेंगे वहां पे हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे मोस्टली V3 का यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक और है, सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी। अब इमेजिन करिए कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं, आई रोट अ लेटर। बहुत सिंपल, आई रोट अ लेटर। मैं ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आई रोट अ लेटर कौन से टेंस में है? ये पास्ट सिंपल है। कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव है। जब डिक्लेरेटिव है और पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में कोई हेल्पिंग ऑफ का यूज नहीं होता, वी बेटर नो। ठीक है, यहाँ कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं है और पास्ट सिंपल में V2 का यूज होता है, दैट वी हैव यूज्ड हियर, आई रोट अ लेटर। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हो गए। पहला ये है सब्जेक्ट, दूसरा यहाँ पे वर्ब जो V2 फॉर्म में है, तीसरा यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो वेन एवर वी हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोई भी पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग ऑफ का नहीं हो सकता, ये पॉइंट हमें याद रखना है। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस में यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ तो नहीं है, लेकिन इनके पैसिव वॉइस में जरूर होगा। वो कहां से आएगा हेल्पिंग ऑफ? इनके कंटिन्यूअस से आएगा। अब जैसे पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल के बाद कौन सा टेंस आता है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में कौन से हेल्पिंग ऑफ का यूज होता है? वाज एंड वर। वही वाज एंड वर यहाँ पे इसके पैसिव वॉइस में हमें यूज करना है। ठीक है, अभी मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया, बस समझाने के लिए जो पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें बताना है। अब इसका आंसर हो जाएगा अ लेटर was written by me। ठीक है, नाउ अब यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। वो कॉन्फ्लिक्ट को हम बहुत क्लियरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है, एंड वी बेटर नो दैट द सब्जेक्ट कैन बी बोथ नाउन एंड प्रोनाउन। अब यहाँ अगर किसी का नाम होता, पीटर होता, जॉन होता, नेहा होता, या किसी का भी नाम होता, कोई भी नाम होता यहाँ पे, तो वो नाम तो चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिख देता मैं अमित, अमित रॉट ए लेटर, तो इसका आंसर क्या होता? लेटर वॉज रिटन बाय अमित, नाउन रिमेन्स अनचेंज। लेकिन यहाँ पे है ये प्रोनाउन, एंड दैट टू पर्सनल प्रोनाउन। इसको बोलते हैं लेयरिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले लेयर पे बात आ गई कि ये सब्जेक्ट है, वेरी गुड। दूसरे लेयर पे बात आ गई कि ये प्रोनाउन है, वेरी गुड। तीसरे लेयर पे अब बात यह आएगी कि ये कौन सा प्रोनाउन है, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो आपने आई यूज किया है वो आई जब पैसिव वॉइस में, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ ये बताया, यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस में यही सब्जेक्ट लास्ट में आ जाता है, क्योंकि आपने पहला ही पॉइंट यहाँ पे लिखा था, सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट कम्स एट लास्ट। तो यहाँ पैसिव वॉइस में यहाँ ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, सब्जेक्ट कम्स एट लास्ट। दस कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले पोजिशन पे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले पोजिशन पे।
तो एक बात जो जैसे बहुत सारे बच्चे क्लास में ये सवाल पूछते हैं कि सर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा फ्रंट बेंच पे बैठता है ना, कोई लड़का है फ्रंट बेंच पे बैठता है, बैक बेंच पे गर्ल्स बैठती हैं, तो अगर इसको यहाँ से उठा के अगर मैं गर्ल्स के साथ बिठा दूं तो उसका जेंडर चेंज नहीं होगा। या अगर बैक बेंच पे कोई लड़की बैठी हुई है, कोई गर्ल स्टूडेंट बैठी हुई है, उसको मैं फ्रंट बेंच पे बिठा दूं तो उसका जेंडर चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? सिर्फ पोजीशन चेंज होगी। यहाँ पे सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, इसका नेचर चेंज नहीं होता। जो सब्जेक्ट है वो उसी फॉर्म में रहता है। लेकिन यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो ये है, यहाँ पे तो इवन यू कैन रेज अ क्वेश्चन, सर आपने तो यहाँ पे आई लिखा, लेकिन जब इस आई को आपने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ये मी हो गया। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि देयर इज ए रूल। अब ये फिफ्थ रूल है, सॉरी फोर्थ रूल है। यहाँ पे फोर्थ रूल मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बस समझा दूंगा। देयर इज अ फोर्थ रूल। एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलने के बेसिक 4 पॉइंट्स होते हैं। ये चारों पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है। अब यहाँ फोर्थ पॉइंट ये है, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। अब जैसे शायद आपको याद हो, जब मैंने टेंस पढ़ाया था तो वहां पे मैंने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था। पर्सनल प्रोनाउन इसलिए पढ़ाया था ताकि प्रेजेंट सिंपल में जो हम V1 और V5 का यूज करते हैं उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। ठीक है ना, जैसे आई गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, एक में हमने V1 यूज किया है, दूसरे में हमने V5 यूज किया। तो व्हाट इज द फैक्टर दैट डिसाइड वेदर V1 शुड बी यूज्ड और V5 शुड बी यूज्ड? अब इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज होता है तो वहां पे हम V5 का यूज करते हैं, और इसके अलावा सब्जेक्ट कुछ भी हो, दैट मस्ट बी प्रोनाउन, इसमें कुछ भी हो, क्या यूज होगा? V1 यूज होगा। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे छोटी सी बात हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे आई, मी, माइन, माई सेल्फ। ओके, जैसे शी, हर, हर, हर सेल्फ। मैं बस 3 एग्जांपल दूंगा, दे, देम, देयर, देम सेल्फ। ठीक है, इसको मैंने कैटेगराइज कर लिया 4 पार्ट्स में। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए इसको। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है ये कौन सा केस है? इसको बोलते हैं केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। दैट इज केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, एंड बेसिकली वी हैव 4 केसेस। ये है नॉमिनेटिव केस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस। ये है ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। ये कौन सा केस है? पजेसिव केस। दिस इज पजेसिव केस। ये कौन सा केस है? दिस इज रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। दिस इज रिफ्लेक्सिव केस, दिस इज रिफ्लेक्सिव केस। So we have basically 4 cases. The first case is nominative, second case is objective, third one is possessive, fourth one is reflexive. ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स पे ध्यान देना है, ये है नॉमिनेटिव और ये है ऑब्जेक्टिव। इनका अभी कोई यूज नहीं है, इनको अभी आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। वी डोंट यूज देम नाउ। जिनका हमें यूज करना है उसको हमें देखना है। देखो यहाँ पे ये है नॉमिनेटिव, जैसे आई है, शी है, दे है, इसी का ऑब्जेक्टिव हो जाता है मी, हर, देम एक्सेट्रा। अगर ही होता तो हिम हो जाता। मैं यहां लिख देता हूं ही। अब ये क्या हो गया? हिम। क्लियर है? तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे यहां पर। अगर यहां पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रोनाउन है, पहली बात सब्जेक्ट प्रोनाउन है और वो पर्सन प्रोनाउन है। अब ये 4th लेयर कॉन्सेप्ट है, 4 लेयर कॉन्सेप्ट है ये। सब्जेक्ट, उसके नीचे क्या? प्रोनाउन, उसके नीचे क्या? पर्सन प्रोनाउन, उसके नीचे क्या? केस। अब ये पर्सन प्रोनाउन का कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। अगर ये नॉमिनेटिव है तो जब हम इसको चेंज करके यहां पैसिव वॉइस में लास्ट में ले आते हैं तो दैट नॉमिनेटिव गेट्स चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्टिव, एंड दैट्स द पॉइंट।
ठीक है। अब आपका ये जो प्रॉब्लम था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, तो ये ऐसा इसलिए हुआ है कि ये नॉमिनेटिव यहाँ पे चेंज होके क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव, दैट बिकम्स ऑब्जेक्टिव। ये कॉन्सेप्ट नाउन में अप्लाई नहीं होता, सिर्फ नाउन में अप्लाई होता है, एंड दैट टू व्हेन द सब्जेक्ट इज पर्सन प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट पर्सन प्रोनाउन होता है तो उसके केस को हम फाइंड करते हैं, और कभी भी एक्टिव वॉइस में हम नॉमिनेटिव केस ही यूज करते हैं। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये कभी नहीं होगा मी इज टीचिंग इंग्लिश। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये कभी नहीं होगा देम आर प्लेइंग क्रिकेट, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन जब उसी प्रोनाउन को हम पैसिव वॉइस में चेंज करके लाते हैं, ओके, तो दैट बिकम्स ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है ना। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, अब ऐसा नहीं होगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है, दैट्स द रूल एंड दैट इज द फोर्थ पॉइंट। ओके, वी हैव स्टडीड 4 डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है ना। ये 4 डिफरेंसेस हो गए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये है 4 डिफरेंसेस। एक बार फिर से इसे 2 मिनट के अंदर मैं रिवाइज करा देता हूं। Subject comes first, object comes at last in active voice, but in passive voice, object comes first, subject comes at last. ठीक है। Now, the second point is, if active voice is declarative, passive should also be declarative. ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ये डिक्लेरेटिव है तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, गुड। एक कॉन्सेप्ट और बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का जो रिलेशनशिप होता है एक्टिव वॉइस में, वो क्या होता है, देखो, जब ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव होगा तो कभी भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के राइट में होगा। जब यही सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो कभी भी ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होगा, लेकिन दोनों रहेंगे साथ में ही। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है तो वो डिक्लेरेटिव है, अगर सेम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले यूज हो रहा है तो वो इंटरोगेटिव है। अब इस कॉन्सेप्ट को यहां देखते हैं हेल्पिंग वर्ब में, सॉरी पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में जो रिलेशनशिप होता है वो ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का होता है। ठीक, अगर ये हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद है तो ये डिक्लेरेटिव है, अगर यही हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के पहले आ गया तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है एक्टिव और पैसिव वॉइस। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव है, पैसिव भी इंटरोगेटिव होगा। ये इंटरोगेटिव है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना है। अब इंटरोगेटिव 2 तरह के होते हैं। पहला इंटरोगेटिव होता है हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव, जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, और दूसरा इंटरोगेटिव होता है WH इंटरोगेटिव, जिसकी शुरुआत WH वर्ड से। क्लियर है ना। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लो। जिस हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव वॉइस की शुरुआत होती है, जरूरी नहीं कि उसी हेल्पिंग वर्ब से पैसिव वॉइस की भी शुरुआत हो। रीजन बहुत डिटेल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का यूज ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट। दैट्स द ओनली डिफरेंस, दैट्स व्हाई। अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो हेल्पिंग वर्ब आपने यहाँ यूज किया वो यहाँ भी यूज करेंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग होने चाहिए। दोनों का जो फैक्टर है उस पर डिपेंड होगा कि यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना है, यहाँ कौन सा यूज होना है। ठीक है। नाउ थर्ड वन, WH इंटरोगेटिव। अगर कोई एक्टिव वॉइस WH से शुरू हो रहा है तो पैसिव भी WH से शुरू होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, हु। अगर एक्टिव वॉइस में हु का यूज है तो यहाँ पैसिव वॉइस में बाय हुम का यूज होगा। ठीक है। अब इसके पीछे भी लॉजिक है। ये जो हु है ये ऐसे सब्जेक्ट यूज होता है एक्टिव वॉइस में, और ये जो बाय हुम है ये ऐसे ऑब्जेक्ट यूज होता है पैसिव वॉइस। ठीक है। एंड एज पर द रूल वी नो दैट इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट शुड कम फर्स्ट, बट इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट शुड कम फर्स्ट। So that is the basic difference between active and passive voice. So basically we have 4 differences between active and passive voice. Okay, that's the only introduction, and that's the only about the differences between active and passive voice. Okay, in the later classes, in the upcoming classes, we'll study in detail about how to change a particular active voice into passive voice. Thank you.